हेलो क्लास, वेलकम बैक। अभी तक हम पढ़ चुके कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई, और आरबीआई के फंक्शन को जब आरबीआई उस प्रोसेस में वर्क करती है जो उसका टारगेट है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? जो उसका मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है वो क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ बिजनेस साइकिल्स। बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हैं। कुल मिला के ओवरऑल ही कहना चाहता हूं कि आरबीआई का जो मेन वर्क होता है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता है, मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन की बात करता है। और जब मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन की बात आती है तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात आती है, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट मनी मार्केट का मेन इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आरबीआई का जो मेन फंक्शन है, मेन वर्क है, क्योंकि मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी और आरबीआई है, क्योंकि मनी मार्केट का सुपीरियर अथॉरिटी है वो, और उसका वर्क पूरी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना है। इट्स नॉट ओनली वन सेक्टर, सभी सेक्टर में उसके लिए उसका जो रोल है उस रोल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और किस तरह से पूरी इकोनॉमी को आरबीआई कंट्रोल करती है और किस तरह से उसको वर्क कराती है। शॉर्टकट देखते जाएंगे, एक एक चीज़ समझते जाएंगे। मैंने बोर्ड्स पे सारी बातें पहले इसलिए लिख लिया आप लोगों के लिए ताकि समझने में आसानी हो जाए। मैंने इस फंक्शन ऑफ रोल्स को आरबीआई के 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि आप मेन वर्क कह सकते हैं, प्रमोशनल वर्क कर सकते हैं, रेगुलेटिंग वर्क कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं। तो इसके जो वर्क को, जो एक अथॉरिटी होता है उसके कई तरह के वर्क होते हैं। उसी तरह से आरबीआई का अगर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और वो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है पूरी इंस्टीट्यूट को लेकर के किस तरह से टारगेट को लेकर चलती है। तो पहला जो फंक्शन है नोट इशूइंग अथॉरिटी, क्या करती है आरबीआई? नोट को इशू करती है। 2 रुपये से लेकर के 2000 तक के नोट आरबीआई के अंडर में है। 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार छापती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये जो नोट इशूइंग अथॉरिटी है वो आरबीआई की जो स्टेबलाइजेशन है उसका एक्ट सेक्शन 22 के अंतर्गत ये है कि आरबीआई नोट छापने का काम करेगी, वो टेंडर इश्यू करेगी, वो अलग अलग जगह पर प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जहाँ पर नोट की छपाई होती है जैसे देवास वगैरह में है, वो कहाँ पर लगाएगी, पेपर कौन से यूज होंगे, और कौन सी करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होगी, कौन सी नहीं होगी, करेंसी का साइज चेंज करना और उसका न्यू सिक्योरिटी फीचर लाना उसका काम होता है। उसको सिक्योरिटी अपग्रेड करना है। डीमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन काम करना आरबीआई का वर्क होता है। मार्केट में मनी को छापना और उसको चलन में लाने का काम जो है आरबीआई का है। 1934 एक्ट के तहत एक प्रोविज़न है, बाद में इसको 1956 किया गया, बाद में इसको और चेंज किया गया कि आरबीआई क्या करती है, 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज़ में से 120 करोड़ का सिक्योरिटीज और 85 करोड़ का सोना रखने के बाद उसके प्रोपोर्शन में वो मनी को प्रिंट करती है। ऐसा नहीं कि आरबीआई जितनी मनी को प्रिंट कर दे, नहीं, इट इज़ द पर्टिकुलर रेशो है, कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई मनी का प्रिंट का काम करती है। और प्रिंट करके मनी के मार्केट में कितनी लिक्विडिटी रखना है, मनी को कितना सर्कुलेट करना है, उसी का काम है। आपको सिनरेज पढ़ाए थे प्रिंटिंग मनी, इनकी रेवेन्यू तो अलग चीज़ है। यहाँ पर प्रिंटिंग मनी का मतलब होता है जो नोट छापती है।
दूसरा वर्ग है गवर्नमेंट बैंकर्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी का वर्क जो है आरबीआई करती है। पब्लिक डेब्ट्स को मैनेज करना है, कुछ स्पेशल फंड है, क्लाइमेटी फंड है, रिलीफ फंड है, सिंकिंग फंड है, किस कंट्री को कितना चैरिटी देना है और किस अदर कंट्री से सरकार के पास चैरिटी आया है, या गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, उसको फॉरेन एड्स विदेशी सहायता कितने से मिली है, बाहर से कितना बारोइंग आ रहा है, कितना विदेशी कंट्री को हमें लोन्स देना है, या कितना उसके हम फंड को चुकाना है, उसके ऋण को, लोन्स को। तो सारा जो कारोबार है, जैसे आपका खाता किसी बैंक में होता है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स आरबीआई के पास होता है। आरबीआई के पास पता होता है कि उसके पास कितना रिजर्व है, उसके पास कितनी फॉरेन करेंसी है, उसका कितना लिक्विडिटी रेशो चल रहा है, गवर्नमेंट के पास कितना सोना है, आरबीआई को पता है। इकोनॉमी अप जा रही कि डाउन जा रही है, वो गवर्नमेंट के डेफिसिट से चीज़ों को बताती है। आरबीआई गवर्नमेंट को लोन्स भी प्रोवाइड कराती है, ट्रेजरी बिल, एडहॉक बिल्स। हम आगे पब्लिक फाइनेंस पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे वहाँ से कि किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वर्क जो है आरबीआई करता है, यानी कि गवर्नमेंट का भी एक बैंकर है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। हम बात करते हैं आकर के आपसे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में मिलेगा कि बैंकर्स बैंक है, मतलब जितने भी बैंकों हैं उस बैंकों का बैंक है। आप लोग बैंक में अकाउंट में पैसा रखते हैं और ये बैंक आरबीआई के पास अकाउंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई इन बैंकों को अथॉरिटी देता है, लाइसेंस देता है, और बदले में इनको अपना फंड उनके पास रखना पड़ता है सीआरआर के रूप में, एसएलआर के रूप में। सुना होगा, एसएलआर कौन डिसाइड करता है? सीआरआर। तो जो रिजर्व रेशो होता है, यानी कि जो रिजर्व है उसको मेंटेन करने के लिए, वो मेंटेन करता है कौन? 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी बैंकर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। और किसी भी बैंकर्स को, किसी भी बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई देगा। आरबीआई ही क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है कि हम चेक लगाते हैं, या आप किसी बैंक में आपका खाता है, चेक लगाते हैं, तो सारा क्लियरेंस जो है आरबीआई से होता है। वो आरबीआई क्या करता है? एक क्लियरिंग हाउस बनाता है जहाँ पे चेक्स बाउंड्स आपके क्लियर्स होते हैं, क्योंकि हर एक बैंक क्लियरिंग हाउस नहीं बना सकता। तो ये कंबाइंड होता है। फाइनेंशियल एकोमोडेशंस करता है, जब कोई बैंक फेल होने लगता है तो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, या दो बैंकों को आपस में मर्ज भी कर देता है। तो कहने का मतलब है कि जो बैंक हैं वो आरबीआई पे डिपेंड हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो मेन वर्क है कि बैंकर्स का बैंक है, सारा जो बैंकों का है कारोबार है वो आरबीआई यानी कि सुपर अथॉरिटी के पास है। अब हम बात करते हैं चौथे फंक्शन की। चौथा फंक्शन है एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी। एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि अब हम ओपन मार्केट की बात करेंगे। ये दूसरी कंट्री के साथ लेन देन रखता है। अगर हमारे पास कितना डॉलर है, हमारे पास कितना स्टर्लिन है, हमारे पास जापान की कितनी येन करेंसी है, ये कैसे पता चलेगा? हमारे पास रिजर्व कितना है। और रिजर्व कैसे आता है? जब आपकी अपनी कंट्री से हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे खाते में कितना रिजर्व आएगा। अब बोलोगे हमारे खाते में कैसे रिजर्व आता है? उसके लिए हमारा है कि इंटरनेशनल लेवल पे IMF है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
पूरे विश्व का बैंक है वो, ऐसे वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, सारी कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करता है, लेकिन जो IMF है वो मॉनेटरी को जो है मैनेजमेंट करता है। मतलब सबका खाता IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में होता है। और IMF क्या करता है, हमें IM से उसके पास स्पेशल ड्राइव राइट्स SDR होता है। तो अगर एक SDR बराबर कुछ एन, कुछ डॉलर, कुछ रुपीज़ होता है, 16 करेंसी का कंबाइंड होता है। तो यानी कि हमारे पास एक SDR है, इसका मतलब हमारे पास कितना जापान है करेंसी की, कितना इथोपिया की मुद्रा है, यानी कि जितनी अलग अलग कंट्री की, इटली का लीरा हमारे पास कितनी है, तो ये सब डिसाइड होता है। तो इसका काम क्या होता है, वो मेंटेन करता है एक्सचेंज रेट को, वो मेंटेन करता है कि हमारी कंट्री में कितना विदेशी फंड है, और मेंटेन द एक्सचेंज रेट। जब उसे लगता है कि हमारी कंट्री का एक्सचेंज रेट अप हो रहा है या डाउन जा रहा है, हमें एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी करना है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाने घटाने के लिए क्या करता है मार्केट में, वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करता है। मेंटेन रिजर्व, तो मेन है कि वो रिजर्व को मेंटेन करता है, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है, IMF वर्ल्ड बैंक के साथ रिलेशन रखता है। आपने IDA सुना होगा, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये विदेशी बैंक है, ये विदेशी इंस्टीट्यूट, आपने मिगा सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, फंड जो फंड वगैरह होता है, ये हमारा एक्सचेंज रेट अथॉरिटी के काम करती है, यानी कि RBI ही इन सब चीज़ों से रिलेशन रखती है। कोई बैंक का बैंकर, कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं होता है, उसका काम RBI को देखना होता है। अगले बात करते हैं सुपरवाइजरिंग अथॉरिटी। सुपरवाइजरिंग क्या होता है? अब ये सुपरवाइजर का मतलब होता है कि इकोनॉमी को सुपरवाइजर करना नहीं, पूरी बैंकों को सुपरवाइज करना, उसके अंडर में जितने बैंक काम कर रहे हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो और चाहे नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो। अब मैं डेप्थ में जाके नहीं बताऊंगा अभी कि शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। कुछ एक्ट का प्रोविज़न होता है कि शेड्यूल बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब देना पड़ता है कि हमारे यहाँ कितना कितना आज डिपॉजिट हुआ, क्या हुआ, और इस तरह से नॉन शेड्यूल बैंक को नहीं देना पड़ता है। ऐसा कुछ रूल्स है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ है कि वो लाइसेंसिंग इशू करता है, किसी बैंक को मर्ज करता है, और या मर्जर सुना होगा आपने, एक्विजिशन सुना होगा दो बैंकों को, या क्रेडिट मैनेजमेंट करता है उनको फंड प्रोवाइड करता है, उनको लोन्स देता है, उनकी कैपिटल मेंटेन करता है, यानी कि सब तरीके से उनको ट्रेनिंग भी देता है, प्रमोशनल ऑफर भी देता है, अपॉइंटमेंट करता है, वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग देता है। कुल मिला के वो सुपरवाइजरिंग करता है कि आपको कैसे बैंक रन करना है, हाउ टू बिहेव, कस्टमर से वैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है, कैसे आपको लोन्स के लिए कैसे ऑफ़र देना है। तो बेसिकली हर तरीके से वो मॉनिटरिंग करता है, सुपरवाइजरिंग करता है सारी बैंकों के ब्रांचों को, और क्योंकि उसका अल्टीमेटली गोल्स क्या है, पूरी इकोनॉमी को रन कराना है। तो ये सब बैंक उसके पार्ट होते हैं, उनको चलाने के लिए सुपरविजन करता है। फिर होता है कुछ प्रमोशनल फंक्शन भी है। प्रमोशनल का फंक्शन होता है पूरे देश को, पूरी कंट्री को चलाने के लिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं बनाने पड़े उसको, जिससे कि सेक्टर डेवलपमेंट हो। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, और हर एक सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए उसने बैंक बनाए, जिसे हम प्रमोशनल बैंक करते हैं। जैसे IDBI सबसे पहला, IFCI इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्री के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं 20 ईयर 40 ईयर सबके लिए। और इस SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंडिया स्मॉल स्केल के लिए फंड प्रोवाइड करता है। ऐसे नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट। तो
एग्रीकल्चर का के लिए नाबार्ड बनाया उन्होंने, ऐसे CRR मतलब रूरल रीजनल रूरल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर, ऐसे आपको बताऊँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनाया। तो यानी कि सारे एग्रीकल्चर के लिए अलग बैंक है, इंडस्ट्री के लिए अलग बैंक है, सर्विस के लिए अलग बैंक है, और इवन कि हर सेक्टर के लिए उन्होंने बैंक बनाया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो RBI का जो प्रमोशनल फंक्शन है वो ये है कि इन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड से पैसा NGO को जाते हैं, NGO से स्मॉल इसके रूरल एरिया में जाते हैं, कॉमर्स फिर वहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जाता है, फिर बैंक से छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जाते हैं, फिर जाके लोगों तक पैसा जाता है क्योंकि वहाँ तक पहुँच रहे। तो इस तरह से कुछ एक सिस्टम बना रखा है कि मनी का सब फ्लो पूरी इकोनॉमी में होता रहे। क्या? ताकि उसको प्रमोशनल ऑफर की बात कर रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सभी सेक्टर डेवलपमेंट की बात करता है, तो इसलिए ऑफर बनाया। और भी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। लास्ट में है हमारा रेगुलेटिंग मनी एंड क्रेडिट। पूरी इकोनॉमी मनी को रेगुलेट करने के लिए और क्रेडिट यानी कि साख को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है RBI, लास्ट वर्क है बता रहा हूँ। इसको हम डेप्थ में नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि कैसे वो मार्केट में रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसमें सिक्योरिटी सेल परचेज करता है, बैंक रेट है, कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करता है उसे बैंक रेट बोलते हैं, वो इंक्रीज डिक्रीज करता है। ऐसे कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो या इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कभी इसको इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। ऐसे ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमी में मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिससे आप रेपो और रिवर्स रेपो रेट पढ़ा थे आपने। तो बेसिकली मैं इसको दोबारा से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, मेरा सिर्फ बताने का तात्पर्य ये था कि यह एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में काम करेगी, तो इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती है। अगर प्रमोशनल फंक्शन करती है तो ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं। अगर वो ओपन मार्केट में सुपरवाइजरी करती है तो इस बेस पे करती है। अगर वो एक्सचेंज रेट कंट्रोल यानी कि ओपन मार्केट की बात करता है तो IMF वर्ल्ड बैंक के साथ रिलेशन की बात करता है। अगर हम बैंकों के बैंकर की बात करें तो बैंक्स को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट के लिए तो काम करता ही करता है और सेल्फ मनी सप्लाई का काम करता है। तो बेसिकली पूरी इकोनॉमी को चलाने वाला RBI है, पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को कंट्रोल करने वाला RBI होता है। तो RBI के रोल्स और फंक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये रह जा रहा है कि हम आपको क्रेडिट कंट्रोल्स कैसे होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर भी कोई क्वारी हो तो प्लीज़ डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।